नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जायजा लेंगे और उसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो देश की राजनीति में मुद्दे चल रहे हैं, उनके बारे में एक सुचिंतित टिप्पणी हम प्रोफेसर अभय दुबे से प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि आप नई परख चैनल को रोज़ सब्सक्राइब करें। रोज मैं इस मैसेज को कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें और तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और ताकि आप प्रोफेसर अभय दुबे के साथ होने वाली बातचीत को सुन पाएं, उनकी टिप्पणियों को सुन पाएं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है। कांग्रेस ने उसको लेकर कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किया। आपको क्या लगता है कि हम इसे एक ऐसी राजनीतिक घटना मान सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को, जिसने देश की राजनीति में कुछ बदलाव किए या इससे कुछ बदलाव की संभावनाएं खुली? आपकी क्या टिप्पणी है? मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, इसलिए वो विपक्ष की राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस गैर भाजपा दलों में देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के बाद भाजपा और कांग्रेस के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसका कई राज्यों में जिसका विस्तार हो और जिसकी राजनीतिक जड़ हो। इसके बाद केवल आम आदमी पार्टी आती है जिसने दिल्ली और पंजाब में अपना विस्तार किया है। कुछ अपने हस्तक्षेप गुजरात में भी उन्होंने दिखाया है। बाकी राज्यों में वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से कांग्रेस विपक्षी राजनीति की एंकर पार्टी है। चूंकि उसकी हालत बहुत खस्ता थी और सांगठनिक रूप से वो लगातार जर्जर होती जा रही थी और जनता से उसका संपर्क टूट रहा था, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने तय किया कि वो केवल ट्वीट करने की बजाय या मोदी विरोधी बयान देने की बजाय या विभिन्न मंचों से या विदेशी मंचों से मोदी के खिलाफ एक आक्रामक भाषा में बोलने की बजाय वो सड़क पर निकलेंगे। वो सड़क पर निकले और अहर्निश लंबे अरसे तक वो चलते रहे और उनकी ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा है, एक तरह की लीजेंड बन गई, पॉलिटिकल लीजेंड बन गई। मैं ऐसे मानता हूं कि ये एक तरह का राजनीतिक दृष्टांत है जो आगे चलकर भी भारतीय राजनीति में इसके बारे में सोचा जाएगा, लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा कि कैसे इसने किस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसका ग्राफ लगातार गिर रहा था, उसके ग्राफ को न केवल रोका बल्कि उसी प्रक्रिया में उसको भारतीय जनता पार्टी जो अत्यंत शक्तिशाली होती जा रही थी, उसके मुकाबले खड़ा करने में मदद की। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज कांग्रेस भाजपा को पराजित करने की स्थिति में आ गई है, उससे तो वो बहुत दूर है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये थी कि वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। आज स्थिति ये है कि वो न केवल अपने पैरों पर खड़ी हुई है, बल्कि उसने विपक्षी राजनीति के लिहाज से पिछले 10 साल में एक सबसे बड़ा मोर्चा तैयार कर दिया है और खुद वो उस मोर्चे के केंद्र में है। कुछ विपक्षी नेताओं जैसे कि नीतीश कुमार, जैसे कि शरद पवार, जैसे कि ममता बनर्जी, इन सब की मदद से कांग्रेस ने ये मोर्चा तैयार किया है और पूरी तरीके से इस मोर्चे के नेतृत्व को भी संभालने के लिए कांग्रेस तैयार है। और इसी दौरान कांग्रेस को ये सब इसलिए हो पाया, इसी दौरान कांग्रेस को उसका एक चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिला, जो कांग्रेस के सांगठनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का सांगठनिक कार्यक्रम था, उसी से कांग्रेस को लाभ हो सकता था और कांग्रेस को लाभ हुआ। लेकिन चूंकि कांग्रेस को लाभ हुआ, उससे विपक्ष की राजनीति को लाभ हुआ, उससे पूरे लोकतंत्र को लाभ हुआ कि लोकतंत्र में जो एक असंतुलन पैदा हो गया था, वो असंतुलन एक हद तक दूर हुआ है। आपको क्या लगता है कि इससे राहुल गांधी की छवि बदली? जैसा कि राहुल गांधी खुद कहते हैं कि पहले उन्हें जिस रूप में प्रस्तुत करने के लिए अरबों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो छवि अब जनता के बीच में नहीं रही। तो ये राहुल गांधी का अपना भ्रम है या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने का जो प्रयास किया और उसे शुरू में एक हद तक सफलता मिली, इसमें कुछ राहुल गांधी का भी अपना योगदान था। वो भी राजनीति में जिस तरीके से भागीदारी कर रहे थे, वो इसको कहते नहीं, स्टॉप स्टार्ट है। वो कभी रुकते थे, कभी शुरू कर देते थे, कभी रुकते थे, कभी शुरू करते थे, बीच बीच में छुट्टी चले जाते थे। उनकी आमतौर पर छवि ऐसी आती थी जैसे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हो।
और दरअसल उनका पूर्णकालिक राजनेता न हो। उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी की छवि अलग तरह की थी। वो एक 24 घंटे और 365 दिन के राजनेता नजर आते थे। तो भारतीय राजनीति जिस प्रकार की है उसमें पार्ट टाइम राजनेता के लिए दरअसल कोई जगह है नहीं। ये बात राहुल गांधी को देर में समझ में आई, और जैसे ही राहुल गांधी ने ये तय किया कि वो पार्ट टाइम राजनेता नहीं रहेंगे, उन्होंने अपने लिए एक ऐसा कार्यक्रम चुना जिसमें वो पूर्णकालिक रूप से नहीं, वो हर वक्त सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक्शन का नाम है। अगर आप सड़क पर जाकर राजनीतिक कार्रवाई करेंगे तब आप राजनीति कर पाएंगे। उसके पीछे पृष्ठभूमि में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे नारे तैयार होते हैं, बहुत सारा चिंतन होता है, बहुत सारी व्यू रचना होती है। ये सब तो होता है, लेकिन अंततः जो पृष्ठभूमि में हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति सड़क पर और जनता के बीच में होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए किया। देखिए, जब राजनीतिक पार्टी आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकलती है तो कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी पहले से योजना भी ना बनाई जा सके। आपको ध्यान होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो किसी ने अंदाज लगाया था कि किसान आंदोलन जब अपने शिखर पे पहुंचेगा तो वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि वो मोदी सरकार को झुका दे। सब लोग कहते थे नहीं, तो संभव ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन ने ये करके दिखाया। तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके परिणाम ऐसे निकलेंगे। तो राहुल गांधी कहते भी हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए मुख्य तौर पर मैं किस मकसद के लिए यात्रा कर रहा हूं। धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि उनका मकसद है क्या। जब वो जनता से मिले और लगातार जनता के संपर्क में रहे और गतिशील अंदाज में जनता में, ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए एक जगह और लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके समर्थक, वो दूसरी बात है। एक गतिशील अंदाज में हर तरह के लोगों से मिले। इसने कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी। उन क्षेत्रों में भी जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, पहले तो हर जगह मजबूत हुआ करता था, आज बहुत कमजोर हो गया है, उन क्षेत्रों में भी कांग्रेस के लिए कुछ संभावना पैदा हुई। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का इस लिहाज से एक राष्ट्रीय महत्व है। केवल कांग्रेस के लिए सांगठनिक महत्व तो है ही, लोकतंत्र के लिए भी इसका एक राष्ट्रीय महत्व है। आप अक्सर ये कहते रहे हैं कि, और शायद पहले आप ऐसे टीकाकार थे जिसने इस बात की शिनाख्त की कि भारत जोड़ो आंदोलन से जो मुस्लिम मतदाता है वो कांग्रेस को हमदर्दी की निगाह से देख रहे हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में जो अभी नतीजा आया है उसके संदर्भ में देखें तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में, और शायद जयंत चौधरी का दल भी उसमें मिल जाए, तो एक ऐसा मोर्चा बन सकता है जो बहुजन समाज पार्टी को काफी हद तक अप्रासंगिक कर दे, कम से कम मुस्लिम मतों के संदर्भ में? देखिए, अगर आप घोसी विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप कल्पना करें कि कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया होता और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया होता, तो क्या घोसी का नतीजा ऐसा ही होता जैसा अभी है? मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है फिर भी घोसी के सपा उम्मीदवार प्रभाकर सिंह जीत जाते चुनाव, सुधाकर सिंह जीत जाते, लेकिन वो 42,000 वोटों से नहीं जीतते। 42,000 वोटों से तो 42,000 वोट तो एक ऐसा फासला है जो कि लोकसभा चुनाव में भी 42,000 वोटों से कोई जीतता है तो उसको बहुत अच्छी जीत माना जाता है। ये तो एक विधानसभा चुनाव में 42,000 वोटों से जीते हैं। उस चुनाव में जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा जो सत्तारूढ़ दल के मंत्री रोज नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, 2 उप मुख्यमंत्री लगे हुए थे, और अभी नए जो दीक्षित हुए हैं एनडीए में, ओम प्रकाश राजभर, जिनके 54,000 राजभर वोट हैं, वो वहां पर दिन रात लगे हुए थे और उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी शक्तिशाली पार्टी जो जिसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, 42,000 वोटों से हार जाए, तो आप सोचिए कि एकता की शक्ति क्या है। भाई, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि चुनाव जीतने के लिए अंकगणित भी चाहिए होता है और रसायन शास्त्र भी चाहिए होता है, लेकिन इन दोनों में पहले अंकगणित साधना पड़ता है। एक बार अंकगणित आप साध लें तो उसकी जमीन पर आप रसायन शास्त्र तैयार कर सकते हैं, जीत का रसायन तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले, वैसे ही अंकगणित सध गया। उसके बाद देखिए कि जीत का रसायन बनना शुरू हुआ। यानी उसी रसायन का ही महत्व था कि मायावती, जिन्होंने दलित वोटरों से कहा था कि या तो वो घर बैठे रहें या वो नोटा पे मोहर लगाएं, उन दलित वोटरों का बड़ा हिस्सा
मुझे पक्का यकीन है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया। कांग्रेस के चुनाव लड़ने से और कांग्रेस के नए अध्यक्ष तो वहां पे समाजवादी पार्टी का प्रचार करने भी गए थे। उससे क्या हुआ कि जो मुसलमान मतदाता थे वो बहुत ही ताकतवर तरीके से ध्रुवीकृत होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले गए। तो ये दो उदाहरण हैं जो बताते हैं कि एक बार जब अंकगणित सज जाए तो जीत का रसायन बनना शुरू हो जाता है। और पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में समझौता तो था, लेकिन पृष्ठभूमि में कोई बड़ा राष्ट्रीय मोर्चा नहीं था और केंद्र सरकार के खिलाफ किसी किस्म की माहौलबंदी नहीं हो रही थी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि घोषी चुनाव के आईने में ही हम लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को देखने लगे, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हो जाए, सीटों का बंटवारा हो जाए और INDIA की एकता न टूटे, वो एक राष्ट्रीय मोर्चे के तौर पर भाजपा के विकल्प की दावेदारी करता रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में पहले ऐसा रिजल्ट निकालना या 2014 वाला 73 सीटों का या 2019 वाला 62 सीटों का रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा सपा बसपा का पिछला गठजोड़ एक नाकाम गठजोड़ था, वो सफल नहीं था। उसके बावजूद उसने भारतीय जनता पार्टी से 11 सीटें अतिरिक्त छीन ली थी। 73 की बजाय उनकी सीटें 62 रह गई थी। अब आप सोचिए अगर इस तरह का गठजोड़ बन जाए और उसकी पृष्ठभूमि में विपक्ष की ये राष्ट्रीय एकता भी हो तो क्या स्थिति होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति भी प्रश्नों के दायरे में आनी चाहिए कि वो एक-एक जाति की पार्टी उसे चुन-चुन कर समझौता करती है? एक तरफ तो हिंदुत्व का नारा देते हैं, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी हो गए, फिर यहाँ राजभर हो गए, जो कि जिनकी राजनीतिक शख्सियत जो है वो काफ़ी डामाडोल रही है, राजनीतिक निष्ठा भी वो सत्ता के हिसाब से बदलते रहे। तो क्या इसे भाजपा की एक गलत रणनीति मान सकते हैं? देखिए भाजपा अपनी रणनीति बनाती है चुनावी गोलबंदी की, तो उसमें तीन उसके स्तर होते हैं। पहले स्तर में वो हिस्सा आता है जो कि स्थायी रूप से भाजपा के साथ है। दूसरे स्तर में वो हिस्सा आता है जो ज्यादातर भाजपा के साथ रहता है लेकिन कभी कभी भाजपा का साथ छोड़ भी देता है। तीसरे स्तर में वो हिस्सा आता है जो भाजपा में आता जाता रहता है। तो भाजपा एक सफल चुनाव लड़ने वाली पार्टी के तौर पर इन तीनों तरह के स्तरों को संबोधित करती है और इस जो जिनका आपने जिक्र किया वो बिल्कुल तीसरे स्तर में आते हैं। भाजपा जानती है कि आज हमारे साथ है, कल हमारे साथ नहीं रहेंगे, परसों फिर हमारे साथ आ सकते हैं, तो इनका आना जाना लगा रहेगा। लेकिन दूसरा स्तर जो है वो ऐसे समुदायों का और ऐसी जातियों का है जो मोटे तौर पर भाजपा के साथ रहते हैं, लेकिन अगर कभी उन्हें कोई ज्यादा आकर्षक विकल्प मिले तो वो छोड़कर चले जाते हैं। और पहला स्तर उन लोगों का है जो कोई भी स्थिति हो, भाजपा चुनाव जीते हारे कुछ भी हो जाए, वो हर हालत में भाजपा के साथ रहते हैं। तो ये है 3 स्तर जिसके लिहाज से भाजपा अपनी चुनावी गोलबंदी करती है। दिल्ली में तो तकरीबन बंद जैसा माहौल ही है कल से ही, और हर जगह नरेंद्र मोदी और कुछ विदेशी नेताओं की भी फ़ोटो दिखते हैं। लेकिन एक विदेशी पत्रकार ने बाकायदे एक टिप्पणी लिखी और विस्तार से इस चीज़ को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री G20 सम्मेलन को पूरी तरीके से अपने अगले चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं और हर जगह वो अपने आप को इसी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पता नहीं इसको देश की छवि के लिहाज से कैसे देखा जाए, पर क्या आपको लगता है कि G20 में वो मादा है जो नरेंद्र मोदी की बाकी असफलताओं को छिपा दे और उन्हें देश में एक आकर्षक नेता के रूप में स्थापित कर दे फिर से? देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि G20 की जो अध्यक्षता है वो बाई रोटेशन होती है, यानी बारी-बारी से देशों को मिलती है। तो बाई रोटेशन होने के कारण अन्य देश इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। यहाँ तक कि एक बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसका अध्यक्ष रहा है। तो कई देश गंभीरता से नहीं लेते थे और वो आती थी और चली जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी भारत को यह अध्यक्षता मिली थी, तो यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री थे, तो हमें तो याद ही नहीं पड़ता कभी किसी ने G20 का उस वक्त जिक्र भी किया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के जमाने में जब ये अध्यक्षता भारत के हिस्से में आई, ये तकरीबन इत्तेफाक की बात है। हो सकता अगर 2 साल बाद भारत के हिस्से में आती तो अगला कार्यकाल होता, ये कार्यकाल होता ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी के हिस्से में अध्यक्षता आई तो नरेंद्र मोदी ने इसके महत्व को पहचाना और उन्होंने पहचाना कि इसमें इतने देश शामिल हैं जिसमें पूरी दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 80% आ जाता है।
और इसमें हस्तक्षेप करके वो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में पंच की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ये अंदाज उन्होंने लगाया और उस लिहाज से उन्होंने अपनी एक योजना बनानी शुरू की। इस योजना के दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि वो भारत को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में पंच की स्थिति में ले आए, और उसका दूसरा पहलू उसका ये था कि वो इसको अपने मतदाता के सामने इस रूप में पेश करें कि ये भारत जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय और ग्लोबल स्तर का चौधरी बनकर इसके जरिए उभरा है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही भव्य इंतजाम किए। वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है, तो लालकृष्ण आडवाणी ने उनके बारे में कहा था, और इस मामले में उन्होंने दिखाया कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो किस स्तर के इवेंट मैनेजर है। उन्होंने उसको एक इतना बड़ा इवेंट बना दिया है जो आज तक G20 के किसी भी अन्य अध्यक्ष देश ने नहीं बनाया। यहां तक कि अमेरिका के एक राजनयिक का ये कहना था कि मोदी ने जो बज़ क्रिएट किया है इसके इर्द गिर्द, काश जब अमेरिका को अध्यक्षता मिली थी तो उसने ऐसा किया होता। तो इस मामले में तो मोदी जी की सफलता की दाद हम लोगों को देनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये है कि इस अध्यक्षता के जरिए अगर वो वोटरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो कौन सा वोटर समुदाय इसको प्रभावित करेंगे? भाई थोड़ा बहुत अच्छा असर तो सभी के ऊपर पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि वोटर इसका बुरा मान रहे हो। वोटरों को तो अच्छा ही लग रहा होगा इसका ये हो रहा है कि कुल मिला के किसी पार्टी का प्रोग्राम तो है नहीं है, ये तो भारत सरकार का कार्यक्रम है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वोटरों का जो पिरामिड है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी 15-20% लोग हैं, वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे और वो पहले से ही मोदी के साथ हैं और भी ज्यादा दृढ़ता पूर्वक मोदी के साथ होंगे। ये वो लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत नहीं है, पहले से बहुत अच्छे रोजगारशुदा हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर महंगाई असर नहीं करती क्योंकि उनकी आमदनी 3 या 4 लाख रुपए प्रति महीने से ज्यादा की है। कितनी भी महंगाई बढ़ जाए वो इन्फ्लेशन प्रूफ है ये लोग पूरी तरीके से। तो ये जो लोग हैं, ये लोग इससे बहुत और भी ज्यादा प्रभावित होंगे और मोदी को वो आज के जमाने के भारतीय खुदा मानने से भी नहीं हिचकेंगे। उनको लगेगा ऐसा तो कभी भारत ने नहीं किया, और बात सही भी है। पिछली बार 1983 में जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो भारत ने उसकी मेजबानी की थी, लेकिन वो इसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और इसके लाभ जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और ग्लोबल मार्केट में भारत को होने वाले हैं, उस वक्त तो ग्लोबलाइजेशन भी शुरू नहीं हुआ था 1983 में, और जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था उसमें तो केवल विकासशील देशों की भागीदारी थी। G20 तो एक इस तरह का है, इसके अंदर सारा जो ग्लोबल नॉर्थ है वो भी है और सारा ग्लोबल साउथ है वो भी है, और बहुत सारे जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है बड़े बड़े, उन सबके मुखिया भी आए हुए हैं। यहाँ तक कि जो 20 देश हैं, 20 देशों में 19 तो देश हैं और 20वां यूरोपीय यूनियन है। तो उस लिहाज से इस मौके को प्रधानमंत्री ने भांपा और इसका फायदा उठाने का उन्होंने निश्चय किया और उसके लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त और कामयाब योजना बनाई। अब आखिर में ये और देखना है कि जिस आम सहमति की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो इसमें से निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी आ रहा है लोगों के मन में कि क्या वो इसको लेकर और ज्यादा उदार हो सकते थे? कल भी मैंने ये प्रश्न किया था कि वो सबको साथ लेकर चलने की जो एक बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह रहे हैं, शायद वो देश स्तर पर उतना लागू नहीं हो पाया। और जैसे कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे, उनको नहीं बुलाया। का जो प्रधानमंत्रित्व है वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंसेंसस के लिए नहीं जाना जाता। इसके मुकाबले भाजपा की प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो इसके लिए जाने जाते थे। तो मोदी जी तो अगर आप उनसे ये उम्मीद करें कि कोई आम सहमति बनाएंगे किसी प्रश्न के इर्द गिर्द, वो बड़े आराम से वो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रश्न पर एक सहमति बना सकते थे, कई मसलों पर सहमति बना सकते थे। वो G20 के मसले पे बनाना चाहते तो बहुत आसानी से सहमति बनती, क्योंकि विदेश नीति के मसले पे कोई उनका ऐसा कोई खास विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा न करना चुना। ये उनका चुनाव है, उनकी राजनीति करने की शैली है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आप सब लोगों से फिर से कहूँगा कि आप नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और दूसरे लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर हम रोज प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करते हैं
देश की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और बातचीत करेंगे। नमस्कार।